हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज जो करने वाले हम लोग इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीवी आंतरिक के सेक्शन 1 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2। इसके पहले हम लोगों ने कंप्लीट मॉक टेस्ट किया था, नहीं देखा है ना तो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं उस मॉक टेस्ट का। लेकिन उसके पहले बता दूं, इसमें इंग्लिश नहीं है, ठीक है। इंग्लिश के लिए हम लोगों ने नया चैनल बना रखा है ट्रिकी इंग्लिश करके, ठीक है। तो ट्रिकी इंग्लिश चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो इंग्लिश का मॉक टेस्ट जो है ना उस चैनल पे मैं दे रहा हूं, तो वो सभी लिंक्स जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स, टेलीग्राम चैनल का लिंक, ये सब कुछ ज्वाइन कर लो। सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सिर्फ आपको यूट्यूब पे मॉक टेस्ट देने से और बहुत ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी। तो बेस्ट टेस्ट सीरीज अभी सितंबर स्पेशल टेस्ट सीरीज आ चुकी है परीक्षा ऐप पे, ठीक है। तो इस परीक्षा ऐप का भी टेस्ट सीरीज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। लेकिन इसमें जो है ना आप सितंबर स्पेशल वाला लेना है, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ओल्ड वाला मत लेना, ठीक है। और जब भी लेना एग्जाम में A to Z 50 कोड यूज कर लेना, ताकि 50% का डिस्काउंट मिल जाए। तो ये सभी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 50% डिस्काउंट लेने के लिए जो कोड है एग्जाम में A to Z 50 नीचे में देखो, ये जरूर अप्लाई करना जब बाई करोगे उस टाइम, ताकि आपको 50% का डिस्काउंट मिले। और ध्यान रहे सितंबर स्पेशल जो है वही लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं बहुत ही स्पेशल्स है। ओल्ड वाला मत लेना, ठीक है ना। चलो अभी देख लेते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की। आप बोलोगे फर्स्ट कहां लिखे हो भाई, लिखे तो 16 नंबर से हो। अरे भाई देखो, 1 से लेके 15 तक जो है इंग्लिश है। सेट नंबर 2 की जो है, सेट नंबर 1 की और सेट नंबर 3 की इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट मैंने करा दी है। ट्रिकी इंग्लिश नाम के जो चैनल है मेरा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस चैनल का। तो जाके वहां पे मॉक टेस्ट मैंने करा रहा हूं आपको, इंग्लिश के लिए करो, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। फिलहाल देखो अपना क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, मतलब 16 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है भाई कि निम्नलिखित में से बताओ एक रीजनिंग का सवाल है, कैसे बनेगा ठीक है ना, कैसे बनेगा। वैसे यूटीएस है, ठीक है, पहला, और लिखा हुआ है ईडीसी डब्ल्यू भी यू, ठीक है। तो कैसे लिखा गया ये, तो बहुत ही कुछ लॉजिक नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा सवाल है। कैसे है भाई, देखो यूटीएस तो एस टी यू, ठीक है, ई डी सी तो सी डी ई, मतलब उल्टा लिखा हुआ है। वैसे देखो भी, सॉरी डब्ल्यू भी और यू में यू भी डब्ल्यू, तो वैसे उल्टा देखो लगातार कौन है। तो एस के बाद जे आता है, नहीं आता है ना, ओ के बाद पी, लेकिन पी के बाद क्यू आना चाहिए, तो इसमें आ रहा है। डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ठीक है। तो बचा कौन सा, भी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, ए नंबर सही है। बिकॉज बी नंबर भी देख लो क्या है, वाई एक्स, ये क्या है भाई डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एक्स वाई, ये सीधा कर दिया गया, तो ये भी नहीं है। तो जो उल्टा में कंटिन्यू है वो काउंट करना है, वी डब्ल्यू एक्स। तो राइट नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ये अपना सही आंसर है, ठीक है ना। चलो अभी 12 नंबर देख लेते हैं। कि हम लोग बोल रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड का लिखा हुआ है, ई में पहली मतलब ई के कितनी बार व्यंजनों के पूर्व स्थित है। कहने का मतलब देखो, बोल रहे हैं ना ई कितनी बार व्यंजनों के पूर्व में स्थित है, मतलब ई जो है, ई के पहले जो मतलब कितने, ई के बाद जो है कितने कॉन्सोनेंट आए हुए हैं, ये चीज बताओ। आप लोग इंग्लिश में कॉन्सोनेंट और वॉवेल पढ़े हो ना, उसी को हिंदी में हम लोग कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं, ठीक है। तो ई के बाद कितनी बार कॉन्सोनेंट आया है, मतलब कितने कॉन्सोनेंट से मतलब बोल रहा ना कि ई की इतनी बार व्यंजनों के पूर्व में है, ठीक है। तो मतलब सी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, तो सी के पहले कितनी बार ई है, या फिर किसी अदर कॉन्सोनेंट के पहले कितनी बार ये है, ई है, उसको काउंट करना है। अभी देख लो पहला ई जो है यहाँ पे इसके जस्ट बाद सी है, सही बात है, ये है। ई भी जो है डी है, उसके बाद ई के बाद एन है और ई के बाद डी है। तो कितनी बार हो गई, आप काउंट करो इसको, 4 बार। तो चारों बार ई जो है वो चारों बार क्या है, कॉन्सोनेंट से पहले आई हुई है, ठीक है। तो 4 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। और इसका ऑप्शन नंबर ए था। चलो 18 नंबर को देखो, इसकी पीडीएफ के बारे में बात कर रहे हो। देखो कि इस पीडीएफ जो है हम लोग नहीं दे सकते, बिकॉज ये जो बुक है ना, ये बुक की जो लिंक है, ये कोई प्रमोशन वाली बुक नहीं है जो मैं आपको पीडीएफ दे दूं। ऐसी मैंने बुक बाई कर रखा है जो बुक है, और बाई करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस बुक से। वही बहुत चीज़ है कि अगर मैं पीडीएफ दे दूं तो ये बुक वाले मेरे अगेंस्ट जा सकते हैं, क्योंकि भाई उनका मैं मार्केट खराब कर दूंगा ना इस तरीके से, फिर मैं पीडीएफ दे दूंगा। तो ये सब चीज़ें कॉमेंट में मत किया करो, ठीक है ना। तो चलो बाकी जो है इस बुक का लिंक मैं आपको दे दूंगा, भले आप जाके देख सकते हो कौन सा बुक है, एसके बुक की है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। चरम जो है छोर के दोनों व्यक्तियों में से, देखो चरम छोर कहने का मतलब एक ये छोर और एक ये छोर, मतलब दोनों जस्ट सबसे किनारे वाले को कहते हैं हम लोग चरम छोर, ठीक है ना। तो चरम छोर के व्यक्तियों में से एक बुद्धिमान है और दूसरा मोटा है, ठीक है ना। अब बोल रहा है एक मोटा व्यक्ति एक कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर बैठा हुआ है, एक लंबा व्यक्ति मोटे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा हुआ है, और एक कमजोर व्यक्ति जो है बुद्धिमान और मोटे व्यक्ति के बीच में बैठा हुआ है।
तो किसके किसके बाएं हाथ पर मोटा व्यक्ति बैठा हुआ है? तो पहली बात तो ये, इसमें कितने कमजोर व्यक्ति हैं, सॉरी कितने मोटे व्यक्ति हैं? तो दो मोटे व्यक्ति हैं। जब आपने पढ़ा होगा सेंटेंस तो मिला होगा। जैसे देखो सबसे क्या रहना कि एक दो छोर पे कौन कौन सा है? एक छोर पे बुद्धिमान है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो बुद्धि वाला इंसान है, बू लिख दिया हमने, ठीक है, बुद्धि। और यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं क्या, मोटा इंसान है एक छोर पे, ठीक है, एक मोटा वाला इंसान है। अब बोल रहे हैं एक मोटा व्यक्ति जो है ना कमजोर व्यक्ति के दाईं ओर स्थित है, ठीक है, किसकी ओर दाईं है? मान लो कहीं कमजोर व्यक्ति को हम लोगों ने बैठा दिया और इसके राइट साइड में एक और मोटा व्यक्ति है, ठीक है, ये मोटा भाई हो गया अपना। अब क्या बोल रहे हैं ना कि एक लंबा व्यक्ति जो है मोटे व्यक्ति के बाईं ओर बैठा हुआ है। तो इस देखो इसके बाईं ओर तो कमजोर हो गया, तो इस वाले मोटे के पहले क्या होगा, एक लंबा व्यक्ति आ गया, ठीक है, तो इसके लंबा, तो ये कितने लोग हो गए भाई, 4 1 5, ये पांचों लोग बैठ गए, ठीक है। और बोल रहे ना कमजोर व्यक्ति बुद्धिमान और मोटे के बीच में, तो ऑब्वियस है कि ये बुद्धिमान और मोटे के बीच में कौन बैठा हुआ है, कमजोर बैठा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है चलो, तो बोल रहे ना कि किसके बाएं हाथ पर मोटा व्यक्ति बैठा हुआ है? तो ये लंबे वाले की बाएं पे कौन है, मोटा वाला, तो लंबा वाला किधर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है। तो लंबे वाले के बाएं साइड में कौन, लंबे वाले के बाएं साइड में कौन, मोटा बैठा है, ठीक है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। यदि किसी भाषा में 50 को CACTY लिखते हैं, कार को POL लिखते हैं और टार को TOL लिखते हैं, तो टैरिफ को उस भाषा में हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है ना। देखो अब बोल रहा है टैरिफ को, तो सेंटेंस में देखो 50 में या फिर टार में या फिर CACTY में टी का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। CACT में नहीं, 50 का ये है ना CACT लिखा गया हम लोग, तो किसका वैल्यू क्या है? तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा सब जगह 50 में अगर चौथे नंबर पे टी आया है तो CACT में चौथे नंबर पे भी टी आया है, ठीक है। वैसे टार को टॉल लिखते हैं तो टी पहले पे है तो टी भी इसमें पहले, तो ऑब्वियस है कि टी को टी ही लिखा जाएगा, टैरिफ में भी टी को टी लिखा जाएगा, ठीक है। और ए को क्या लिखेंगे, तो कार में दूसरे नंबर पे ए है, ठीक है, और इसको हम लोग पोल लिखते हैं POL, ठीक है। तो ए को हम लोगों ने ओ बना दिया तो TO। अब आर में क्या लिखा गया, एल, तो आर को क्या लिखोगे भाई, एल लिख दो। आई को क्या लिखोगे, एफ, आई में देखो 50 में आई है ना, तो आई को ए लिखा गया है, तो TOLA, टोला, ठीक है ना। अब देखो डबल एफ है, तो एफ को क्या लिखा गया है, ये चीज काउंट करो, 50 के फर्स्ट में क्या है, सी है, तो सी और सी, तो TOLAC ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको मिल गया होगा इजीली। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, ठीक है। इसमें 20 और 21 में दोनों में क्या है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अभी 20 नंबर कह रहा है 2 है, 6 है, 12 है, 20 है, 30 एंड 42 है, ठीक है। तो अगला सीरीज क्या हो जाएगा, ये चीज बताओ। दो में कितना ऐड करोगे तो 6 आएगा, मुझे जहां तक लगता है कि आप लोग 4 ऐड कर दो। 6 में कितना ऐड करोगे तो 6 ऐड कर दो, 12 आ जाएगा। 12 में कितना ऐड करोगे, 8, एंड 20 में कितना ऐड करोगे भाई, 10, फिर 30 में कितना किया है, 12 किया गया है। तो 42 में कितना करोगे, अगला इवन नंबर कौन सा आता है, 14, ये हो जाएगा आपका 56, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ओके, बस 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे करके जोड़ देना है, ओके ना। चलो अगला क्वेश्चन है, 1236 है, 2346 है, 3456 है और 4566 है, यहाँ पे 56 86 है, ठीक है। बोल रहा है इसमें से कि अब बताओ डिफरेंट कौन सा है, गलत पद कौन सा है। तो ध्यान से देखो, लास्ट के 2 डिजिट्स को ध्यान से जब देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अब स्टार्टिंग के भी 2 डिजिट्स को देख सकते हो, इसमें भी कुछ ना कुछ की गई है ट्रिक्स, बट नहीं भी इसको हम ध्यान दे तो भी आंसर आ जाएगा अपना। अभी देखो 36 में कितना जोड़ा है, 10 जोड़ा है तो 46 आया। फिर 46 में 10 करोगे ऐड तो 56 में फिर 10 किया गया है, बट 66 में कितना गया है, 20 ऐड किया गया तब जाके 86 आया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी अपना एरर हो गया। बाकी देखो 12 दूनी क्या होता है, 24, ठीक है, तो 24 में 1 गया तो 23, ठीक है। 12 इंटू 3 क्या होता है, 36, 36 में -2 करो 34 बचेगा, ठीक है ना। वही देखो फिर क्या होगा, 12 दूनी 24, बात 36, बात के 48, 12 25 60, इस तरीके से आपको क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। तो ये 48 में -3 किया गया, 60 में -4 किया गया है, बस वही काम किया गया। तो ये तो ठीक है, स्टार्टिंग के दो डिजिट्स जो हैं वो ठीक है, बट एंड में जो है आपको 10 10 10 क्या किया गया था, प्लस किया गया था, और लास्ट वाले में +20 किया गया। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी में जो 56 86 है वो 76 होना चाहिए था, ठीक है ना। चलो तो इसमें ये वाला एरर हो गया। फिर रोड को URDZ लिखा जाता है,
तो SWAN को क्या लिखा जाएगा, ठीक है ना, ध्यान से देखो, ROAD, तो R में कितना ऐड किया गया है, STU 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा U, O में फिर +3 करो, PQR, A में +3 करो तो D में +3 करो तो EFG, तो URDG आ गया, तो वही स्वान में करो +3 3, ठीक है। S के बाद TUV, W में XYZ, ठीक है, BCD, वही N के बाद OPQ, ठीक है, ये D है भाई, तो VZDQ किसके अंदर है, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है, तो डी नंबर इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्या A है, B है, C है, डैश डैश, C है, A है, B, C डैश डैश, C, A, B डैश, ठीक है। काउंट करो टोटल कितने हैं, तो 3 3 4 3 क्या 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है, ठीक है। तो इसको चलो ठीक है 15 है ना, तो इनको हम लोग क्या बांटते हैं, 3 3 के पार्ट में बांट के देखते हैं, ठीक है। 3 3 के पार्ट में तो क्या मिलेगा आपको, बार बार ABC इसमें आया, फिर इसमें अगर AB फिल कर दे तो फिर ABC मिल गया, थर्ड वाले में ABC ऑलरेडी है, इसमें भी AB फिल कर दे तो ABC, लास्ट वाले में फिल कर दे C तो आ गया। कहने का मतलब यहाँ पे हमने AB फिल किया, यहाँ पे हमने क्या फिल किया था भाई, AB के बाद हमने पहले AB हमको पहले से मेंशन था, ABC तीनों मेंशन था, इसमें कुछ फिल नहीं किया, फिर में हम इसने AB फिल किया, लास्ट वाले में C किया, तो AB ABC किसके अंदर है, ठीक है, AB ABC जो ऑप्शन नंबर B के अंदर है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, मतलब ABC 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 करके 5 बार इस चीज को दोहराया गया है, ठीक है। तो वैसे देख सकते हो अपना ऑप्शन नंबर B यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है ना, और इसका D था लास्ट में और इसका भी D था और इसका जो था 56 आंसर था, ठीक है ना, मैं टिक कर दे रहा हूँ। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, अगर राम इज ए गुड बॉय लिखा जाता है, सॉरी राम इज ए गुड बॉय को JUQSV इस तरीके से लंबा लंबा लिखा जाता है बड़े से सेंटेंस के रूप में, तो ग्रास को क्या लिखा जाएगा, तो देख लो इसी में जी को क्या लिखा गया है, तो देखो राम के बाद इज अ गुड, ठीक है, तो जी जो है कितने नंबर पे आया ये चीज देख लो, अपना ये हो गया ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे, तो इसमें काउंट कर लो JUQ 3 4 5 6 7, R से स्टार्ट होगा, ठीक है, जी को R लिखा गया है, ठीक है। अब R को क्या लिखा है, राम के स्टार्टिंग में ही था और इसमें क्या है J है, तो R J से स्टार्ट होने वाला कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर A है, तो 24 का ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर है। अब कह रहा बताओ इसमें कितनी न्यूनतम संख्या ऐसी हैं जो सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, इस फिगर को बनाने के लिए कितनी सीधी रेखा खींची गई है। पहली बात तो ये जो चतुर्भुज बनाए हो इसके अंदर 4 बार खींचे गए ना, 1 2 3 4, पहले तो 4 हमको यहाँ पे सीधी रेखा मिल गई, उसके बाद देखो 1 5 6 7 8, ठीक है, और ये लंबा सा यहाँ से है, ठीक है, तो हम लोग फिर से काउंट करेंगे 1 2 ये 3 ये 4, ठीक है, 5 6, ठीक है, 7 और 1 8, कुछ इस तरीके से है ये वाली, ठीक है। तो 8 इसमें और 4 उसमें, तो 8 4 कितने हो गए 12 हो गए, तो टोटल कितनी भाई सीधी रेखा खींची गई है, तो 12 रेखा खींची गई है इसके अंदर, ठीक है। तो बाकी जिस तरीके से मैंने बताया आप काउंट कर सकते हो उसको। आगे देखो मैं फिर से आंसर पे टिक कर दूं, इसका क्या था RJ वाला था और इसका 12 वाला था। अब देखो सामान्य ज्ञान कह रहा है विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गाइस, यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहला विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है या फिर समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। अब पूछा गया आपसे समुद्र दिवस, इसको हम लोग क्या कहते हैं ओशियन डे, ठीक है ना, तो ओशियन डे कब मनाया जाता है भाई, तो ये मनाया जाता है आपको 8 जून को, ठीक है ना, तो ये क्या है ओशियन डे, ठीक है। वही पूछेगा मैरीन टाइम डे मतलब समुद्री डे, समुद्री अलग हो गया, समुद्री दिवस 28 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना, और वही राष्ट्रीय पूछ देगा, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अब आपको देखो समुद्र दिवस में सिर्फ बोल के अब बोल दूंगी 8 जून को होता है, तो गूगल पे चेक करोगे और गूगल पे आपको या तो समुद्री दिवस दिखाएगा नहीं तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस, कोई एक चीज दिखाने लगेगा, दोनों का डेट अलग अलग दिखाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने तीनों क्लियर कर दिया। विश्व समुद्र दिवस पूछे तो 8 जून, समुद्री दिवस मैरीन टाइम डे या फिर इंटरनेशनल पूछे मैरीन टाइम डे तो 28 सितंबर, नेशनल मैरीन टाइम डे पूछे तो 5 अप्रैल, ठीक है। चलो कॉपी पे नोट कर लेना इसको। अब भारत और डैश का स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को, भारत के अलावा और कौन से कंट्री का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को ही, तो अपना साउथ कोरिया है, ठीक है।
साउथ कोरिया और इन दोनों को क्या मतलब इंडिया का दोनों 15 अगस्त को हम लोग क्या इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई बुक कौन सी है? तो अनहैप्पी डे, सॉरी अनहैप्पी इंडिया। तो इस बुक को लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया। बोल रहा है जिम कार्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय कहाँ पे है? ठीक है, देखो आप लोग पढ़े होंगे जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और वो ये जो संग्रहालय है उस नाम का, वो भी उत्तराखंड के कालाडूंगी में है। ये भी क्या है? उत्तराखंड में, यूके में ही है। ठीक है, चलो आगे कह रहे हैं निम्न में से कौन सा एक सार्क का देश है? ये सारे के सारे भारत, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये सभी सार्क के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताना, सार्क का मुख्यालय कहाँ पे, किस देश के अंदर है? कमेंट करके बताना, मैंने पढ़ाया था आपको एयरफोर्स एग्जाम के टाइम पे। अभी बताओ, सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है। अब इसमें से तो 10 क्वेश्चन ही आते हैं ना सामान्य ज्ञान के, सॉरी 5 क्वेश्चन ही आते हैं। सामान्य जीके के 5 क्वेश्चन आते हैं और ये सामान्य विज्ञान जीएस के जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 होते हैं। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है? एल्यूमिनियम का जो अयस्क है ये बताओ। बॉक्साइट है, ये चीज आपको पता होगा। ठीक है ना, चलो आगे कह रहा है हास्य गैस कौन सी है? हंसने वाली, लाफिंग गैस या फिर नाइट्रस ऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड को रासायनिक नाम क्या है भाई? N2O। ठीक है ना। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का, देखो लाल लाल के जो डब्बे बना के रखते हैं ना जनरली बहुत सारे ऑफिसर्स में देखोगे, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो आग बुझाने के काम आता है। ठीक है, कौन सा स्तनपाई अंडे देता है? ध्यान से सुनना, एक स्तनपाई, आप लोग यहाँ पे चमगादड़ सोच रहे होगे, नहीं, चमगादड़ है एक मैमल्स के अंदर आता है, मैमेलिया ग्रुप के अंदर। ठीक है, बट वो अंडे नहीं बच्चा देता है। लेकिन एक स्तनपाई ऐसा है जो अंडा देता है, वो है डक बर्ड प्लेटिपस। अब देखो ये बहुत ही विचित्र सा जानवर है, गूगल करके देख लो। इसकी मुंह जो है आगे वो बतख की तरह, डक की तरह होती है, बट पूरा बॉडी जो एक उसकी तरह रहती है, क्या बोलते हैं उसको, क्रोकोडाइल की तरह होती है। ठीक है ना, चलो अब ये कह रहा है 35 में लेप्रोस्कोपी का संबंध किसके साथ है? तो ये लेप्रोस्कोपी के संबंध जो है सर्जरी और रोग की जांच को क्या कहते हैं हम लोग? लेप्रोस्कोपी। ठीक है, द्रव की चतुर्थ अवस्था कौन सी है? तो ये साइंस में थोड़ा बहुत जो मैंने साइंस पढ़ाया था उसमें आया था। ठीक है, मैंने पढ़ाया था आपको प्लाज्मा। साइंस बंद किया क्योंकि आपका रिस्पॉन्स बहुत ही घटिया था। जितना मैं मेहनत कर रहा था, मात्र 100-150 बच्चे जो एक्टिव थे उसके ऊपर, तो वैसे तो पढ़ाने में मजा आएगा नहीं। ठीक है ना, तो साइंस में मैं पढ़ा रहा था ना, जो मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बट आप लोगों के रिस्पॉन्स अच्छी नहीं होने की वजह से मुझे बंद करना पड़ा। फिलहाल देखो द्रव की चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है, मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है ना, चलो निम्न में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? ठीक है ना, अब एक उर्वरक के बारे में पूछ रहा है कि मिश्रित उर्वरक कौन है? एनपीके नाम का एक उर्वरक है जो पूछेगा कि कौन सा मिश्रित है, तो एनपीके। जनरली आपके एग्जाम में ये आने की कम संभावना है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखो जो इंपॉर्टेंट है, निम्न में गाय के दूध में से कौन सा विटामिन होता है? तो गाय के दूध में विटामिन सी तो बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, विटामिन सी अगर रहता है तो गाय का दूध फट जाता है। ठीक है ना, तो गाय के दूध में कौन सा? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है ना, टाइफाइड के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड हमारे किसको मतलब करता है, क्या बोलते हैं, इफेक्ट पहुंचाता है? तो हमारे आंत को पहुंचाता है। ठीक है, प्रभावित करता है तो हमारे आंत को करता है। ठीक है, किस दांत के 3 जड़ें होती हैं? किस दांत के, वो मोलर जो होती है ना, वो 3 जड़ें होती हैं इसकी। ठीक है, दांत के भी बहुत सारे टाइप में बांटे गए हैं, उनमें से मोलर के 3 जड़ें होते हैं मेनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा मैथ का आ गया, एक लड़के को वृत्ताकार पथ की बाहरी और आंतरिक चारदीवारी के साथ चलने में 20:19 के रेशियो में समय लगता है। यदि पथ की चौड़ाई 5 मीटर हो तो आंतरिक व्यास बताओ। देखो जो भी इस तरह के क्वेश्चन देगा ना कि हम लोग, कोई बच्चा है, ठीक है, वो बाहरी इसके मतलब चल रहा है, फिर से अंदर की साइड से जो बना हुआ है बीच में रोड उस पर चल रहा है, तो समझ लेना जो भी रेशियो दे रहेगा आपको समझ लो उसको रेडियस मान लेना। कैपिटल आर का वैल्यू मान लो 20x मान लो, 20x उसका रेडियस हो गया, और स्मॉल आर का हो गया क्या, यहाँ पे हम लोग सिर्फ आर मानते हैं। ठीक है ना, R1 R2 नहीं, स्मॉल आर का हमको रेडियस का वैल्यू मिल गया 19x। ठीक है, और बोल रहे पथ की चौड़ाई, अच्छा ध्यान दो, अगर हम बीच में कोई रास्ता बना दे तो इसका त्रिज्या इतना लंबा है, तो जो भी इसका चौड़ाई होगा उतना सेंटीमीटर तो कम हो गया ना छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या। तो ठीक है 5 मीटर कह रहा है, तो क्या हो गया 20x माइनस 19x इज इक्वल टू वैल्यू हो गया 5, तो x बराबर क्या हो गया 5। तो आंतरिक व्यास कितना है? आंतरिक मतलब ये छोटा वाला सर्कल का व्यास, तो रेडियस का डबल होता है ना आपका, डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो पहले तो छोटा वाला रेडियस कितना है 19x, तो 19 इंटू 5 कितना होगा भाई, कर लो, तो 9×5 = 45, और ये क्या हो गया 19×5 = 95। ठीक है ना, तो 95 हो जाएगा क्या मीटर, नहीं, ये 95 मीटर क्या हुआ आपका, ये तो रेडियस का वैल्यू आया। अब 95 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18 और 1 9, 90, तो ये हो गया आपका डायमीटर। हमको डायमीटर पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है ना, चलो
तो 190 मीटर इसका जो होगा राइट आंसर होगा। तो हमको यही एग्जाम में ध्यान देना होगा कि हम हमेशा क्या करते हैं ना, रेडियस को आंसर लाते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारा आंसर नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा, 95 ऑप्शन में नहीं है। तो ये सब काम मत करना, ध्यान से क्वेश्चन देखना कि पूछा क्या गया है जनरली इसके अंदर। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 600 सेकेंड में धारा के प्रतिकूल, मतलब धारा के प्रतिकूल मतलब क्या हो गया, यू का वैल्यू आपने पढ़ा होगा ना, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम कह रहा है, धारा के अनुकूल नहीं, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, 750 मीटर नौका चलाता है और 7/1/2 मतलब 7.5 मिनट में वापस लौटता है, ठीक है ना। तो शांत जल में उसी नौका चालन की गति कितनी है, देखो पहले तो हमको u का वैल्यू निकाल लो, अप स्ट्रीम मतलब ये स्पीड है, तो कितना स्पीड का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बटा में टाइम, तो 750 मीटर है, 600 सेकेंड में भाई साहब पार कर रहे हैं, तो इनका वैल्यू हो जाएगा 5/4 मीटर प्रति सेकेंड। डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा भाई ये बताओ, ये भी डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस सेम है ना 750 मीटर में। देखो धारा की जब प्रतिकूल जाता है 600 सेकेंड लगाता है, ठीक है, अब 7.5 मिनट में वापस वो रिटर्न हो रहा है भाई साहब, ठीक है, तो रिटर्न हो रहा है, तो 750 मीटर सेम है, और ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 7/1/2 को क्या लिख सकते हैं, 7 14 15/2 लिख सकते हैं, 15/2। लेकिन गाइस रुक जाओ, ये क्या है मिनट में, तो उसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये 2 से कट गया, 30 हो गया, ठीक है। चलो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 750 बटा में 15 तिया 45, इतना ठीक है, 25, अब यहाँ पे कटा लो आप लोग, ठीक है, 15 पचे 75 और 15 तिया 45, ठीक है, तो ये हो गया 5/3 मीटर प्रति सेकेंड। तो धारा के विपरीत जा रहा है तो 5/4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, और धारा की दिशा में जब जा रहा है वो सेम डिस्टेंस, तो 5/3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है। तो नाविक की चाल क्या हो जाएगी भाई, ठीक है, स्पीड ऑफ सेलर क्या हो जाएगा, ये बताओ मुझे क्या हो जाएगा, तो स्पीड ऑफ सेलर हो जाता है u + d/2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 5/4 बटा में 5/3 बटा में 2 कर लेना है। अब इसका जो वैल्यू आ जाएगा आपका हो जाएगा, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ 21 बटा में 4, अब इसको डिवाइड दोगे तो क्या होगा 5.25, स्पेस कम है इसलिए डायरेक्टली मैंने आपको बटा पे का जोड़ घटाव करना है, योग कि आप लोग कर लोगे। 5.25 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में है, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो गया। तो ये हो जाएगी उसकी किलोमीटर पर घंटे में कह रहा है ना, रुक जाओ मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया, आप जल्दीबाजी में मैंने शॉर्टकट यूज कर दिया। अभी देखो गाइज एक चीज यहाँ पे ध्यान से समझो, ये किलोमीटर प्रति घंटे में क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है, तो इसको आप जब वैल्यू को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 35/24, ठीक है। अब इतने से तो काम चलेगा नहीं, ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है ना, तो हम लोग जरा यहाँ पे कर लेते हैं। अब 35/24 को जब हम लोग क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके अपना 21/4 आ जाएगा। मुझे आंसर याद हो गया था ये क्वेश्चन बनाते बनाते, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे स्पेस है नहीं तो अब आंसर ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 35/24 मीटर पर सेकेंड में आएगा, और 21/4 क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, मतलब 5.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये चीज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये चीज जरा समझना कि 35/24 मीटर प्रति सेकेंड है, और 21/4 जो है आपका मीटर पर सेकेंड किलोमीटर प्रति घंटे में है वो। चलो 43 नंबर क्या कह रहा है, राम ने 60,000 ठीक है में एक बाइक खरीदी, 60,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, उसने 10,000 नगद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। तो साधारण ब्याज नहीं, साधारण ब्याज के रूप में, देखो यहाँ पे ब्याज लिखा हुआ है, इस बुक में एरर भी कुछ कुछ है बहुत ज्यादा। साधारण ब्याज के रूप में उसने कितना अधिक भुगतान करना पड़ा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साधारण ब्याज के रूप में, गाइज यहाँ पे ध्यान से समझो, वो साधारण ब्याज किसका निकालोगे, 60,000 का क्या था वो मोटरसाइकिल, लेकिन भाई साहब ने 10,000 रुपए पेड कर दिया, तो अब वो 50,000 रुपए के ऊपर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे ना। तो 50,000 का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपको 15% के रेट पे 2 वर्ष के लिए, बटा में 100, तो 0 0 कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 15 दूनी 30, और ये कितना हो जाएगा भाई साहब, आपको यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक नहीं किया, ठीक है। चलो अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपका सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। करके एक बार ट्राई करते हैं हम लोग, तो आपका क्या हो जाएगा वापस ये 15,000 आ जाएगा, ठीक है। तो आप 15,000 करके देख लो, मल्टीप्लाई कर लो, आई होप कि कर लोगे। 15 दूनी 30, और ये मैं 5 को देख ही नहीं रहा था, तो 5 3 15 फिर 00, ठीक है। चलो तो ये आपका इतना आंसर आ गया। तो ये आपका 1 0 कहीं मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 0 कहाँ हम लोग छोड़ रहे हैं, 1 0 यहाँ का छोड़ रहे हैं, 15 दूनी 30 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 30 का 1 0 मैं छोड़ रहा था, वही मैं बोल रहा था
कि मेरा 1500 कैसे आ रहा है, तो ये 15,000 हो जाएगा, 1500 नहीं। 44 क्या कह रहा है, 510 को ए बी सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी के मिलने वाले रुपए का 2/3 भाग मिलेगा, ठीक है, और बी को सी को जो मिलने वाला हिस्सा है उसका 1/4 मिलेगा। तो बताओ उनका शेयर क्या होगा। देखो ए रेशियो बी कह रहा है 2/3 मतलब 2:3, सिंपल सा यहाँ पे फंडा है। बी रेशियो कह रहा है 1/4 भाग में मिलेगा, तो 1/4 आप समझ गए हो ना, रेशियो प्रोपोर्शन मैंने पढ़ाया था। तो ए बी सी को निकाल लो यहाँ पे, तो 2 3 12, 3 4 को मल्टीप्लाई कर दे, कुछ इस तरीके से हो गया। तो तीनों का शेयर निकालो, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 2/12, 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 3 15 2 17, 17 इंटू 510, तो 17 तिया 51, ठीक है। तो ए का वैल्यू जो हो गया 60 रुपीज मिलेगा ए को। बी को कितना मिलेगा भाई, बी भाई साहब को, तो इसका हिस्सा 3 है, 3/17 इंटू 510, तो ये भी हो गया 30 तिया 90 रुपये। सी को कितना मिलेगा, इसका हिस्सा है 12/17 इंटू 510, तो ये कट जाएगा 3, 30 12 में 12 12 4 बात 36, तो 360। तो ए को 60 रुपये, बी को 90 रुपये और किसको, सी को 360 रुपये। ऑप्शन नंबर बी के अंदर मिल रहा है, ठीक है। सिंपल सा था, बशर्ते कि आपको समझ में जोड़ते कि बटा में जो लिखे हम लोग 17 वो 12 3 2 को जोड़ा गया, ये रेशियो का नियम है, ठीक है। 45 में देखो, 6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का समूह से चला जाता है, तो नई औसत बताओ क्या हो जाएगी। देखो यहां पे सिंपल सा समझो, 167 सेंटीमीटर क्या है, ठीक है, कितने लोगों का है भाई ये, तो आपको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल कितना हो जाएगा उनकी, ये एवरेज लंबाई है ना, तो टोटल की लंबाई कितनी हो जाएगी ये चीज निकाल लो आप लोग पहले। तो ये एवरेज लंबाई को जब करोगे 6 से मल्टीप्लाई तो 1002, 7 6 42, 6 6 24, ठीक है, 36 और 4 के, ठीक है, आपका 1002 आ जाएगा, मैंने कर लिया इसको। 1002 आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर पूरा का हो गया। अब बोल रहा है 162 सेंटीमीटर वाला उस ग्रुप से चला जाता है, तो 162 को घटा लो, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और 9 में से गया 8, 840। अब बचे कितने लोग, एक चला गया, तो पहले थे 6, अब बचे 5। अब इसको डिवाइड कर लो तो 168 आ जाएगा, तो अब जो हो गया उनका एवरेज 168 आ जाएगा। तो सिंपल सा था, इसके अंदर कुछ करना ही नहीं था आपको। 46 नंबर देखो, ये क्या बोल रहा है, 1,50,000 मूल्य का एक मकान एक्स द्वारा वाई को 5% प्रॉफिट पे बेचा जाता है, ठीक है, और वाई उस मकान को एक्स को 2% की हानि पर बेच देता है, तो पूरे सौदे में क्या स्थिति रही। देखो पहले 2 कंडीशन आ रहा है, पहले एक्स जो है, जरा हम लोग यहां से बनाते हैं, ध्यान से देखो, एक्स जो है वाई को सेल कर रहा है, ठीक है, तो वाई को सेल कर रहा है ना, तो वो कितनी, 1.5 लाख का प्रॉपर्टी है, 1.5 लाख पे 4 जीरो, ठीक है। अब वो बेचा कितने भाई, 5% प्रॉफिट पे, तो 5% का प्रॉफिट कराएंगे उसको, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 00 कट जाएगा यहां से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 15 75 00, इतने रुपए में उसने बेचा। अब वाई ने वापस से इसको एक्स को सेल किया, तो अब कितने में, मतलब कितना, 2% के लॉस पे, तो कितने का, 15 75 00 पे 2% का लॉस होगा, तो क्या होगा, 98% पे वापस से बेचा, तो 00 कट गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 15 400 4350 आ जाएगा कुछ, ठीक है। चलो तो कुछ इतना आ गया। तो अभी बताओ पूरे सौदे पे एक्स को क्या मिला, एक्स ने बेचा था इतने में, वापस से खरीद लिया इतने में, तो क्या करोगे आप लोग, 15 7 5 पे 00 है, 000 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये चीज थी। अब क्या करना है हमको, देखो ये 15 4 3 5 0 घटा दो, जो पैसा आ जाएगा उतने का इसको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया 3150 रुपए का एक्स को प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, एक्स को लाभ हुआ ना, ज्यादा पैसा में बेचा और कम पैसे में वही चीज को फिर से खरीद लिया, तो 3150 रुपए का प्रॉफिट हो गया उसको, एक्स को, ठीक है ना। चलो 47 क्या कह रहा है, एक त्रिभुज के 3 कोण है, 3:4:5 की रेशियो में, तो कोण के अंश बताओ। देखो सिंपली एक ट्राइंगल का जो तीनों एंगल जोड़ोगे तो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है। अब इसको 3:4:5 की रेशियो में बांट दो, ठीक है। तो क्या करोगे, 3 के लिए 3 5 4 9 3 12, 12 बटा में 180, तो ये 3 चक्के 12 और ये हो जाएगा, आप कटा लो, ठीक है। जब कटा लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ। अब ये हो जाएगा कितना, 4 चक्के 16, 4 पच्चे 20, ठीक है, तो हो गया अपना 45 डिग्री। तो मैं लिखूँ कहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ 45 डिग्री, ठीक है। अभी देखो 3 के लिए, तो 4 वाले के लिए क्या करोगे आप लोग,
12 इंटू 180, तो 4 दिया 12 और ये 3 छक 18, तो दूसरा हो गया 60 डिग्री। अब तीसरे के लिए क्या, 5 के लिए करोगे तो 5/12 इंटू 180, ठीक है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 12 को 45, तो ये 25, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कुछ ठीक है, ये हो जाएगा, कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हो रहा है, ठीक है। जरा मैं चेक कर लेता हूँ कि मैंने मिस्टेक कहाँ पे किया कैलकुलेशन में। हाँ देखो, मिस्टेक ये किया कि मैंने यहाँ पे भी 45 लिख दिया, 15 लिखना था, ठीक है ना, क्योंकि 12 जो है 15 बार में 180 को डिवाइड देता है, तो 15 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। अब आपका आंसर आ गया। वापस से 45, 60, 75 को जब हम लोग जोड़ देंगे तो वापस से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। मैंने यहाँ पे 45 यहाँ पे मुझे नजर चल गया था इसकी वजह से, ठीक है। बाकी हम लोग डिवाइड देंगे 180 को 12 से, तो वापस से आपका उतना आंसर आ जाएगा 15, ठीक है ना। तो 15 बार में डिवाइड जाता है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग कॉपी पे तो मैं कर नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली क्वेश्चन देख रहा हूँ, डिवाइड दे रहा हूँ, तो फिर होता है कभी कभार ऐसे। आगे देखो क्या करना है हमको। बोल रहे 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ो, कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे जोड़ेंगे हम लोग, इसका फॉर्मूला आप लोगों को मैंने आपको एक बार क्लास कराया था जब एयरफोर्स का, तो उसमें मैंने बताया था। क्या बताया था भाई, तो उसमें ये बताया था कुछ जोड़ने का तरीका क्या होता है, n/2, ठीक है, a प्लस में l, ठीक है। a का मतलब स्टार्टिंग टर्म और l का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो n क्या हो गया, टोटल कितने हैं 75 से लेके 97 तक कितने टर्म है, 75, 76, 77 डॉट डॉट 97। काउंट कर सकते हो आप लोग, 75 से 76 तक काउंट करो और देखो, उंगली पर काउंट करो, कॉपी पे नहीं। कितने हो गए, टोटल 23 टर्म्स आ गए, तो 23/2, ठीक है। 75 से 97 तक टोटल 23 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो 23/2 और स्टार्टिंग क्या है, 75 है और 97 लास्ट है, 23/2। तो ये क्या हो जाएगा, अब इनको जोड़ दोगे तो 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है ना, 8, 8, 16, ठीक है, चलो तो 117 आ गया। अब इसको डिवाइड दे दोगे 172 को, 86 बार में जाएगा। 23 इंटू 86 करके देखो, 6 18, ठीक है, 14 12। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 1900 क्या हो जाएगा भाई आपका 78, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर डी के अंदर इसका राइट आंसर आ गया, तो 1978 इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। चलो बस ये फॉर्मूला याद रखना था आपको, n/2 इंटू a प्लस l का। अभी क्या कह रहा है इस बुक में, ये क्वेश्चन अगर आपके पास बुक है तो ध्यान देना, यहाँ पे 2x² कर लेना, क्योंकि इसकी सॉल्यूशन जो दी गई है वो परेशान करके रख देगी, आपका आंसर जिंदगी में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर ये हम लोग x प्लस वाई बटा में x² के हिसाब से करें तो आंसर आपका नहीं आ रहा है, तो ये 2x² होगा, क्योंकि बुक में कुछ मिसप्रिंट की गई है, ठीक है। अभी देखो क्या है, दो धनात्मक संख्याओं का योग वर्गों के योग का 20% है और उनके वर्गों के अंतर का 25% है, ठीक है। तो यदि x और y है, संख्या x और y है, तो x प्लस वाई बटा में 2x² का वैल्यू निकालो। तो देखो गाइज, ये मतलब जितना देखने में क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो गाइज सिंपली अगर समझ गए तो एक बार में बनेगा, नहीं समझे तो फिर दिन भर में नहीं बनेगा। देखो क्या रहा है कि दो संख्या x और y है ना, तो x प्लस वाई जो है वो क्या है, इनके वर्गों का 20% है, मतलब x² प्लस वाई वर्गों के जोड़ का 20% है, तो इसका 20% है। और x प्लस वाई जो है बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उनके वर्गों के अंतर का मतलब x² माइनस y² के 25% के बराबर है। तो x प्लस वाई का वैल्यू बराबर है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये चीज बताओ। इसको क्या लिख सकते हैं, x² प्लस में y² मल्टीप्लाई 20/100 इज इक्वल टू x² माइनस y² मल्टीप्लाई 25/100। तो ये 100 कट जाएगा आपका, ठीक है ना। 5 6 20 और 5 6 25, तो ये क्या हो जाएगा 4x², मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4x² प्लस में 4y² इज इक्वल टू 5x² माइनस 5y²। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पे, अब ये जो 4x² है लेफ्ट साइड में भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो बचेगा अपना ये, और यहाँ पे मैंने 5x करना था और ये माइनस वाले 5y करना था। 5y को अगर माइनस को इधर भेजे तो ये प्लस होगा, तो मतलब 9y² इज इक्वल टू x² बचेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x² बटा में y² बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो ये चीज हमको देखना है। तो ये क्या हो जाएगा 9/1 हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब x ये स्क्वायर है और स्क्वायर को इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट पे तो 3/1 हो जाएगा। अंडर रूट 9/1 को बाहर निकालोगे तो क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, और 1 का तो 1 ही निकलेगा। तो x का वैल्यू हमको 3 मिल रहा है, ठीक है ना। तो 3 प्लस में और y का 1 मिल रहा है, और 2 इंटू एक्स का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो क्या होगा 4 बटा में 2 इंटू 9, मतलब ये 2 दूनी
4, तो 2/9 इसका राइट आंसर हो गया। कुछ करना नहीं था, एक सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन था, अब आपको बेसिक से ही बनाना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपके एग्जाम से, बट यही सब क्वेश्चन बनाओ एग्जाम में आपको आसान लगेंगे, ठीक है ना। 50 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिनमें 2600 पर 6/2/3% की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपए में यथायथ पूरी संख्या हो जाए। यथायथ का मतलब 2600 लगा रहे हैं तो हमको एसआई भी 2600 रुपये मिल जानी चाहिए, ठीक है। तो वो कितनी टाइम के अंदर मिल जाएगी हमको, ये चीज देखो। तो ये 6/2/3 को क्या लिख सकते हैं, 20/3 6 18 2 20/3% लिख सकते हैं ना। चलो यही हम लोग लिखेंगे 20/3। देखो हमको पी आ रहा है 2600 और क्या रेट क्या आ रहा है 20/30, और नीचे जो 100 लिखेंगे ही हम लोग फॉर्मूला में। PRT/100 पढ़े हो ना, टाइम हमको पता नहीं है, टाइम छोड़ दो। और हमको ऐसा ही 2600 रुपये मिलने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज की राशि हमको रुपए में यथायथ पूरी संख्या हो जानी चाहिए। मतलब 2600 लगा रहे, 2600 हमको ऐसा ही मिलना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। तो 2600 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0 0 कट गया, ठीक है। तो 2 पचे 10, T बराबर 5 × 3 मतलब 15। और ये बुक में जरा गलती दे रखा है, देखना सॉल्यूशन भी गलत कर रखा है इसका, कुछ भी कर दिया, ठीक है। इस बुक में जरा ध्यान से देखना। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 15 ईयर्स, ठीक है ना। चलो 51 देखो क्या कह रहा है। 50 मीटर भुजाएं वाला एक वर्गाकार खेत में 750 केजी चावल का उत्पादन होता है, ठीक है। तो 100 मीटर भुजाव वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी। गाइस देखो ये जो है ना 50 मीटर, पहले वाले एरिया निकालो, 50 मीटर है, ठीक है। तो 50 मीटर का एरिया क्या होगा, 50 का A² होता है, पर उसकी भुजा है ना 50 मीटर। और तो यहां पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं 750 केजी निकल रहे हैं। दूसरे वाले का 100 मीटर भुजा है, तो इसके पूरे एरिया में कितना है x मान लो निकलेगा। तो ये हो जाएगा 2500 बटा में 00 750 बटा में x। तो 1 2 3 4, ठीक है, कट गया 0। 25 × 4 25 × 100, x बराबर क्या हो जाएगा 750 × 4 = 3000 केजी, ठीक है। तो उस खेत के अंदर कितना, उसके एरिया जितना होगा उतना ही चावल निकलेगा ना भाई। तो एरिया निकालोगे कि उस 50 मीटर वाले खेत के एरिया कितना हो गया 2500 मीटर, ठीक है ना। तो उतने एरिया में जितना निकलेगा आपका, उसी के हिसाब से हम लोग चल सकते हैं। हमको एरिया पहले निकालना होगा कि कितने एरिया में कितना चावल निकल रहा है। आगे देखो 8 व्यक्तियों का औसत वजन हमको 2.5 केजी बढ़ जाता है, तब उसमें से 65 केजी वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना है, ध्यान से प्रैक्टिस क्वेश्चन समझो। यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ मत, क्वेश्चन को पहले समझो, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ है। क्या कह क्या रहा है क्वेश्चन कि 8 व्यक्ति हैं, ठीक है, और उनका वेट का एवरेज 2.5 इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। कब, अगर एक 65 केजी वाले को हटा दिया जाए, इनकी जगह पे एक नया आदमी को डाल दिया जाए। तो मतलब जब इंक्रीज हो रहा है तो 65 केजी का जो वेट वाला इंसान है उसके जगह पे जो आदमी आ रहा है उसका वेट 65 केजी से ज्यादा है, तभी तो उनका एवरेज भी इंक्रीज हो रहा है ना। ये चीज समझना, 65 केजी से ज्यादा है तो कितना ज्यादा है। तो पहली बात तो 65 से कितना ज्यादा है, तो 65 में जोड़ेंगे क्या, उस 8 आदमी के वेट में जितना एवरेज बढ़ रहा है उतना ही केजी ज्यादा है, तो उतना ऐड कर दो, ठीक है। तो 65 प्लस में 8 को करोगे मल्टीप्लाई तो क्या होगा 20 हो जाएगा 2.5 से। तो 20 केजी ज्यादा बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा भाई 85 केजी वो इंसान है, ठीक है ना। बस ये चीज समझना वाला हमको बात थी, समझने वाली, कितना केजी बढ़ रहा है तो इतना केजी बढ़ रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आगे देखो 53 क्या कह रहा है। एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ, ठीक है, और कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो वो इंसान 10% का डिस्काउंट दे रहा है ना, फिर भी उसको क्या हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट 750 रुपए है। तो ठीक है चलो देखो, तो सीपी पे क्रैमुल पे, अगर क्रैमुल का जो है उस पर अगर 20% का प्रॉफिट करा रहे हैं हम लोग, तो वैल्यू 750 आ रहा है। क्या आ रहा है, सीपी का 20% पे अगर हम लोग प्रॉफिट करा रहे हैं तो क्या हो रहा है 750 हमको आ रहा है। तो सबसे पहले वो सीपी निकालनी जरूरी है यहाँ पे। तो पहले क्या करोगे भाई, क्रैमुल का 20% निकाल लोगे तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि जो प्रॉफिट होगा 20% ज्यादा हो रहा है ना हमको, तो इसका 20% कितना है 750 है, यही है ना। तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मतलब क्रैमुल जितने में खरीदे थे उसको 20% निकाल लो, तो हो जाएगा 20 पचे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करेंगे, सीपी इज इक्वल टू 750 इंटू 5, 0 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37। क्रैमुल था अपना 3750 रुपये। ध्यान से समझना, 3750 में खरीदा था
और बेचा था कितने पे हमने 3750 प्लस में 750 रुपए के प्रॉफिट पे, तो कुल मिला के हमको 4500 में बेचा। ठीक है, कितने में बेचा भाई 4500 रुपए में बेचा। और कितने देखो कह रहा है हमको 10% का डिस्काउंट दिए तब बेचे थे, तो 10 मार्क तो एमपी पूछा है ना, तो मार्क प्राइस पे हम लोग 10% पे डिस्काउंट देंगे तो 90% पे बेचेंगे। तो कितने में बेचे थे हम लोग 4500 रुपए में बेचे थे। तो मार्क प्राइस निकाल लो, यहां से 0 0 कटा लो, ये क्या हो जाएगा 9 पचे 45, तो मार्क प्राइस कितना हो गया भाई 50 × 100 = 5000 रुपीज। बस जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे लिखते जाओ, आंसर लाते जाओ, कुछ करना इसके अंदर नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक पत्नी पति की औसत आयु, ठीक है, पति पत्नी की औसत आयु उनके विवाह के समय 23 साल थी। ठीक है, विवाह के समय कितनी थी भाई 23 साल, औसत थी ना, तो उनकी एग्जैक्ट एज कितनी थी भाई 46 ईयर्स। चलो, तो वो 46 साल दोनों की एज जोड़ने पे थी। अभी बोल रहा है ना कि 5 साल के बाद उनका एक बच्चा हो गया था, बच्चा 1 साल का हो गया था, तो अब उनके परिवार की एवरेज आयु कितनी है। तो 5 साल के बाद तो हस्बैंड का भी 5 साल बढ़ा और वाइफ का भी, तो 5 5 10 साल जोड़ो इन दोनों के एज में, और 1 साल का बंदा भी जन्मा हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, बच्चा भी इनका, तो टोटल एज कितना हो गया 57 ईयर्स। ठीक है, तो 57 ईयर्स 3 लोगों का एज है, तो एवरेज निकाल दो, जो वैल्यू आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो डिवाइड दे दो आपका 19 × 57, तो 19 ईयर्स हो जाएंगे उनके एवरेज। ठीक है, तो 19 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। आगे क्वेश्चन देखो, 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कितने भाई, तो बताओ बच्चे प्रत्येक बच्चे को काम पूरा किया, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है। ठीक है, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब क्वेश्चन यहां पे ये बनता है कि प्रत्येक बच्चे को, ध्यान से देखना, प्रत्येक बच्चे को आदमी की तुलना में दुगना समय, तो दुगना समय बच्चे में लग रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना आदमी के बराबर होगा। तो B/M कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, पहले दे रखा था 8 बच्चे ने 12 आदमी मिलके, 8 बच्चे और 12 आदमी काम मिल करके 9 दिन में खत्म करेंगे। तो 12 आदमी कितने दिन में खत्म करेंगे, मान लो उसको x डेज के अंदर कंप्लीट करते, तो b का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे और मैन का वैल्यू 2 रखेंगे। तो b में 8 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, 12 में m की जगह 2 रखोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 9। ठीक है, अब यहाँ पे 12 दूनी 24 हो जाएगा इंटू x। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई 32 इंटू 9 = 24। ठीक है, अब इनको सॉल्व करा लो आप लोग, x बराबर आ जाएगा 32 × 9/24। ठीक है ना, चलो तो ठीक है, 3 × 9 3 × 8 = 24, 8 × 6 = 32, 4 × 3 = 12, x का वैल्यू 12, मतलब 12 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट कर लेंगे वो लोग। ठीक है ना, चलो ये इसका 12 इसका राइट आंसर है, बशर्ते कि ये चीज हमको देखना चाहिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। कह रहे हैं कि स्कूटर जो है ना, एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पे बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 रुपए है तो निवल बिक्री मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये चीज क्या कह रहा है कि देखो अगर हम लोग 10%, 5% और 2% का लगातार छूट दे रहे हैं तो अंकित मूल्य अपना 18,000 है ना। ठीक है, देखो इस पे पहले 10% का डिस्काउंट दोगे तो 90% पे बेचोगे, फिर 5% का डिस्काउंट दोगे तो 95% पे बेचोगे, फिर 2% का डिस्काउंट दोगे तो 98% पे बेचोगे। तो कितने कितने जीरो कटाओगे, इसका 2 जीरो कट जाएगा तो इसका 2 जीरो कट जाएगा, इसका 2 जीरो कहाँ का कटेगा, एक 9 का जीरो कटा दिया, एक 8 का कटा दिया। ठीक है ना, चलो आगे देखो ये चीज क्या कह रहा है। ये 5 से डिवाइड कर दो, 19 × 5 = 95, 5 से कट गया तो, और ये 5 दूनी 10। ठीक है ना, अब ये चीज है 2 दहिया में 10, ये 2 9 18। अब क्या क्या मल्टीप्लाई करना रह गया हमको, 9 × 19 × 98/10, इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 15,0822। ठीक है, बटा में 10 आ रहा है, तो इसको क्या कह सकते हो 15,082.2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, चलो आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। रितु ने 20% नहीं है, 20 दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन अंडे खरीदे, तो उसने देखा कि 6 अंडे सड़ गए हैं, तो शेष जो अंडे बचे हैं वो 22 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया, तो उसने प्रतिशत लाभ या हानि कितनी हुई। ठीक है, पहले ये देखो उसने 20 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कितने अंडे खरीदे,
तो 2 दूनी 4, 1 5/2, मतलब अढ़ाई दर्जन अंडे खरीदे। तो अढ़ाई दर्जन खरीदे तो टोटल कितने अंडे हो गए भाई, कितने अंडे हो गए ये चीज बताओ। तो ये 5/2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 12 में, तो 6 5 30, 30 अंडे खरीदे उसने। ठीक है, कितने रुपए में? एक अंडे का दाम था 20 रुपए प्रति दर्जन, मतलब 20/12। ठीक है, यही था ना इनका। तो ये हो गया 6 दूनी 12, 6 5 30, ये 2 दहियाम बस, मतलब उसने 30 अंडे 50 रुपए में खरीदे थे। ठीक है, उसमें से 6 अंडे खराब हो गए, तो बचे कितने? 30 - 6 कर दो, 24 अंडे। तो 24 अंडे को बेचा उसने 22 रुपए प्रति दर्जन, तो 22/12, तो 22 दूनी 24, तो मतलब 44 रुपीज में बेचा। खरीदा था 50 रुपए में, बेचा उसने 44 रुपए में, तो 6 रुपए का लॉस हुआ। तो 6 अब बटा में क्रय मूल्य कितना था? 50 × 100, तो प्रतिशत में निकाल दो, 6 दूनी 12% का लॉस हो गया भाई साहब को। ठीक है ना, बहुत बड़ी दुख की बात है, हमको 12% का लॉस हो गया। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो 800 मीटर लंबे पुल को कितने घंटे पार करेगी? तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पुल की लंबाई प्लस में, अरे 2000 नहीं 200, पुल की लंबाई प्लस में ट्रेन की लंबाई। ठीक है ना, और स्पीड हमको 72 किलोमीटर है, तो हमको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम हमको पता नहीं है, तो टाइम को टी छोड़ देंगे। ठीक है ना, चलो अभी देखो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो गया, और यहाँ पे 18 चके 72 हो जाएगा ना, तो ये 5 चके 20 इंटू टाइम, तो 0 0 कट जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? t = 50 सेकेंड, तो 50 सेकेंड के अंदर उसको पार कर जाएगा, कुछ नहीं करना है हमको। ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। तो 59 नंबर क्या कह रहा है? कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाएं तो वो वही काम 10 दिन कम में समय में हो जाएगा। तो पूरा काम बताओ, प्रारंभ में कुल कितने व्यक्ति थे? मान लो प्रारंभ में x मैन थे, 40 दिन के अंदर कर रहे थे। अगर 8 व्यक्ति और जुड़ जाए, 8 x + 8, तो 10 दिन कम समय में, मतलब पहले 40 दिन में हो रहा था, तो 40 में 10 घटाओगे तो कितने दिन में? 30 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 0 0 कटा लो, 4x हो जाएगा ना यहाँ पे, और ये क्या हो गया? 3x प्लस में 24, तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई? 24 डेज, सॉरी 24 मेन थे स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में कितने आदमी थे भाई? 24 आदमी थे। कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है 75.8 का स्क्वायर माइनस 35.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40 है। तो ये बटा में 40 का वैल्यू बताओ। ये क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में कुछ भी है ना, 40 है, तो ये क्या लिखोगे? a + b इंटू a - b, यही होगा ना, बटा में 40। तो इसको क्या लिख सकते हो? 75.8 प्लस में 35.8, ओके, मल्टीप्लाई कर दो 75.8 माइनस 35.8 डिवाइडेड बाई 40, यही है ना। तो इनको जोड़ने पे इनका वैल्यू कितना आएगा? 111.6 मल्टीप्लाई, घटाने पे आएगा 40 बटा में 40, तो 40 40 कट गया, 111.6 आपका राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिलहाल परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके टेस्ट सितंबर स्पेशल बाई करना, और इस कोड को यूज करना एग्जाम ए टू जेड 50, ताकि 50% का डिस्काउंट मिले। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे अपडेट वहां पे मैं देता हूँ, बहुत सारे पीडीएफ देता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और इंग्लिश के लिए ट्रिक इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।